विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार लगातार कई बड़े फैसले लेकर हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। इतवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी वर्ग के हित में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में मेवात के तावड़ू तहसील के कई गांवों को गुड़गांव के सोना में शामिल करने का भी फैसला हुआ। हरियाणा मंत्रिमंडल ने रविवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई अहम फैसले किए, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 60 साल तक सेवा करने का मौका मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए वे शारीरिक रूप से सेवा में बने रहने के लिए फिट होने चाहिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा क्लास 4 के कर्मचारी 62 साल की उम्र तक सेवा कर सकेंगे। हालांकि सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो सेवानिवृत्त आयु को 58 से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है और जो क्लास 4 हैं उनकी 60 साल से 62 साल इसी टर्म पे कर दी है। मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया कि वर्गचाक, दैनिक वेतन भोगी तथा तीर्थ कर्मचारियों पर भी नियमितीकरण नीति लागू होगी। इसके अतिरिक्त ये नीति तथा ग्रुप बी कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति राज्य के सभी बॉर्डरों एवं निगमों में भी लागू होगी। मंत्रिमंडल ने बैठक में नियमित पद पर कुल मिलाकर 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल 2 विभागों में पूरा होता है, उन्हें भी नियमित किया जाएगा। और जो 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित किया जाएगा। ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल 2 विभागों में भी पूरा होता है, उन्हें नियमित किया जाएगा। बाकी शर्तें वही रहेंगी जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की वो हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को कमेटी की सिफारिश पर कोई भी छूट यदि आवश्यक है देने के लिए भी प्राधिकृत किया है। जो कॉमनवेल्थ में जिन खिलाड़ियों ने अभी तक मेडल जीते हैं और नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी आवेदन करने पर। कैबिनेट ने 2 विभागों में 3 साल पूरे करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी नियमित पॉलिसी के तहत लाने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा सरकार का खजाना भरपूर है और हम नई घोषणा का खर्च उठाने में सक्षम है, ये कहना है प्रदेश के वित्त और बिजली मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा का। बकौल चट्ठा, सीएम जो भी फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित में ले रहे हैं। रविवार को चंडीगढ़ में सबनेट की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए चट्ठा ने कहा कि सरकार की नई घोषणाओं का खजाने पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का खजाना भरपूर है और मुख्यमंत्री वही फैसले ले रहे हैं जो प्रदेश की जनता के हित में है। खजाने का फिगर हमें है, आपको नहीं होना चाहिए। नहीं, मंत्री जी आपके जो कैबिनेट मंत्री, हाँ, दिस इज व्हाट आई से कि खजाने का फिगर हमें होना चाहिए। हम हर महीने की पहली तारीख तनख्वाह देते हैं। ज़रा साथ के सूबे में देखो, खजाना पब्लिक का है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। हमारा धर्म बनता है कि पब्लिक के खजाने का ख्याल रखना। पार्टी छोड़ के जाने वाले नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के सवाल पर चट्ठा ने कहा कि वे लोग अवसरवाद की राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे हैं, जबकि उन्होंने पिछले 10 सालों में कभी मुख्यमंत्री को गुस्से में नहीं देखा। वो बेचारे शिकार है तो मुख्यमंत्री होना है, कोई बात करो। लेकिन जितना कोऑपरेटिव ये मुख्यमंत्री है, मैं नहीं समझता कोई और हो। कभी किसी को मैंने 10 साल हो गए इनके साथ वजारत करते और इससे पहले भी संघर्ष में भी रहे। मैंने आज तक इनको गुस्से में नहीं देखा। वहीं चट्ठा ने जगजीत सिंह को अपने कार्यालय में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस पद को आयोग ने अखबार में विज्ञापन के द्वारा भरा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे और मनोज राठी के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो की चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इनेलो के खिलाफ अदालत में मानहानि का दावा ठोकने की बात कही है। उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वही दूसरी पार्टियों में अपना आधार तलाश रहे हैं।
रविवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता की। सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इनेलो पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग खुद चार्जशीटेड हैं वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सीएम ने इनेलो की चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए साफ शब्दों में कहा कि वे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे ताकि आरोप लगाने वाले अदालत में अपने आरोप साबित करके दिखाएं। तो जो इनेलो ने दिया है वो सरासर झूठ का पुलंदा है। जो व्यक्ति जिनके खिलाफ जो चार्जशीटेड हैं डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी में, जिनके चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं जिनके खिलाफ, वो ये लगा रहे हैं और मैं डिफेमेशन का दावा उनके करूंगा ताकि एफिडेविट दे के वो कोर्ट में आए, सामने करें, प्रूव करेंगे। आई विल फाइल एन सूट फॉर डिफेमेशन। वहीं मुख्यमंत्री ने बागियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वे दूसरी पार्टियों में अपना आधार तलाश रहे हैं और जो कांग्रेस की हवा में अपने हलके से विधानसभा का चुनाव तक नहीं जीत पाए वे अब दूसरी पार्टी से क्या जीत पाएंगे। मतलब सवाल ये है, जो व्यक्ति कांग्रेस की टिकट पे नहीं जीत सके जब कांग्रेस की हवा थी, तो वो बीजेपी की टिकट पे जीतने की उम्मीद रखते हैं। इशारा किसके तरफ? समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले नाड़ी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह मजबूत बताते हुए समय आने पर विधानसभा टिकटों का ऐलान करने की बात कही। प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। जहां एक और दूसरी पार्टियां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री इन सभी आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता कौन सी पार्टी को सत्ता में लाती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत सत्ता हासिल करने के लिए बसपा ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में पार्टी ने प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को बसपा में शामिल कर लिया है। अरविंद शर्मा कांग्रेस के टिकट पर करनाल से 2 बार सांसद रह चुके हैं। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस छोड़कर अरविंद शर्मा बसपा में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं आंका जा रहा है। अरविंद शर्मा हरियाणा में कांग्रेस के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे थे। दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बसपा हरियाणा में अपने दम पर चुनावी समर में उतरेगी और प्रदेश की सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि अरविंद शर्मा ने 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए सोनीपत से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी थी और जीत दर्ज कर हलचल मचा दी थी। उसके बाद वो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और रोहतक लोकसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो वहाँ से हार गए। फिर कांग्रेस में शामिल होकर करनाल से लगातार 2 बार सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बसपा प्रमुख मायावती से वो मुलाकातों को लेकर सुर्खियों में रहे थे। उनके वर्तमान में हजका में जाने की चर्चाएं थी, लेकिन बसपा में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में गर्मी ला दी है। वहीं दिल्ली में जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने करनाल से 2 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके अरविंद शर्मा को पार्टी में मिलाया, तो इस बात की जानकारी करनाल बीएसपी कार्यकर्ताओं और अरविंद शर्मा समर्थकों को लगते ही खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने करनाल के कमेटी चौक पर ढोल बजाए और नाच गाकर लड्डू बांटे। सभी कार्यकर्ताओं ने अरविंद शर्मा का बीएसपी में आने पर स्वागत किया और कहा कि बहन मायावती ने अरविंद शर्मा को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं में और जो अरविंद शर्मा के समर्थक और मेरे भाई, आज बहुजन समाज पार्टी एक विशेष वर्ग की नहीं, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत सभी समाज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और हम पूरे करनाल की ओर से बहन मायावती जी का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया नेता हमारे बीच में दिया। वहीं करनाल में भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बार फिर हजका भाजपा गठबंधन पर चुटकी ली। अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि भाजपा का हजका से गठबंधन लगभग टूट चुका है। अश्विनी चोपड़ा के मुताबिक जब हजका 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है तो ऐसे में
भाजपा से कैसे गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैथल में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री हरियाणा के लिए बहुत सी सौगातें देंगे। नहीं, गठबंधन तो जिस दिन आप याद करो, जब मैंने एक दिन आज से 2 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले जब मैं चुना गया था यहाँ से, पहला ही मेरे मुंह से शब्द निकला था ये गठबंधन टूटना चाहिए, और वो वाकई सिद्ध हुआ। और गठबंधन तो अब टूट ही गया, अब रह क्या गया गठबंधन का। गठबंधन क्या है, वो भी 90 सीटों में लड़ रहे हैं, हम भी 90 सीटों में लड़ रहे हैं। हाँ, तो 180 हो गए, अपनी तैयारी होगी। हाँ, अपनी तैयारी होगी, अब युद्ध होगा, तलवारें सब निकाल लो। उधर हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन के बारे में फैसला लेने के लिए 19 अगस्त को दिल्ली में वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में भाजपा से गठबंधन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने आज रोहतक में भाजपा से कहा कि उनकी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। देखिए, मेरे को विधिवत रूप से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि गठबंधन टूट चुका है, और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस प्रकार का बयान दिया है। मैंने अखबार में अवश्य पढ़ा है, लेकिन जब तक हमारा अलायंस है, कुलदीप बिश्नोई अलायंस की मर्यादा के बीच में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग पहले चौटाला से तंग थे, आज लोग कांग्रेस से तंग हैं। और अगर आप उन्हीं के लोगों को, लोकदल के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को थोक में भर्ती करते रहोगे बीजेपी के अंदर, तो आपकी सरकार में और लोकदल और चौटाला की सरकार में क्या फ़र्क होगा। आज भी पूर्ण रूप से अपना धर्म निभाना चाहती है, हम चाहते हैं अलायंस रहे। भजनलाल सरकार में मंत्री रहे सुभाष बत्रा ने एक बार फिर से हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक समारोह में सुभाष बत्रा ने हजका में शामिल होने की घोषणा की। बत्रा की वर्ष 2009 में हजका को तोड़ने में अहम भूमिका रही थी। वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कुछ समय पहले कांग्रेस से भी किनारा उन्होंने कर लिया था। उधर कुलदीप बिश्नोई ने बत्रा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया है। पत्रकार एक स्तंभ होते हैं, चौथा पावा होते हैं। आप इनकी जींद में आज गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी की विशाल रैली आयोजित हुई। इस रैली को पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मुख्य तौर पर संबोधित किया। इस रैली में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 8 उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई। कांडा खुद सिरसा से चुनाव लड़ेंगे, बाकी उम्मीदवारों की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। इस राज्य स्तरीय रैली में गोपाल कांडा ने दर्जन भर लोक लुभावन घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि उनका राज आने पर पूरे हरियाणा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं, चर्च की बिजली, पानी पूरी तरह से फ्री कर दी जाएगी। रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी थी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि शाह को हरियाणा की राजनीति का ज्ञान नहीं है। कुरुक्षेत्र पहुंचे अरोड़ा ने कहा कि 2009 में भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा पहुंचाने के लिए इनेलो से गठबंधन तोड़ा था। इससे पहले अरोड़ा की मौजूदगी में आज युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इनेलो में शामिल हुए। अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि इनेलो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस नेताओं की पार्टी है। अरोड़ा ने दावा किया कि इनेलो का एक भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं गया है, सिर्फ टिकट के चाहने वाले ही पार्टी छोड़कर गए हैं। कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का बयान था कि कांग्रेस आती है तो भ्रष्टाचार लाती है, लोकदल आती है तो गुंडा राज आता है। मुझे लगता है उसको हरियाणा का ज्ञान नहीं है। जो लोग उनको लिख के देते हैं वो उनको पढ़ देते हैं। और लिख के देने वाले जो लोग हैं, कृष्णपाल गुर्जर जैसे, रामविलास जैसे, जो हमेशा मुख्यमंत्री की गोद में रहे,
मैं तो उनको एक बात आपके माध्यम से याद करना चाहता हूँ कि 1987 से 91 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पार्टनर थे। सन 2000 से 2005 तक हमारी सरकार थी, जब भी हमारे ये पार्टनर थे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार गुंडा सरकार होती तो फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमारे से गठजोड़ न करती। उधर वल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिलौच के रहने वाले जयप्रकाश नामक युवक के परिजनों ने रविवार को थाना सदर में हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि इनके पुत्र की हत्या हुए 48 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करना तो दूर, अब तक मामला भी दर्ज नहीं किया है। सदर थाने में हंगामा करते दिखाई दे रहे ये सभी लोग बल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिल्लोच के रहने वाले जयप्रकाश नामक युवक के परिजन हैं, जिनके पुत्र का अपहरण हुए 5 दिन बीत गए और तभी से ये पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे बेटे का मर्डर कर दिया गया है 12 तारीख को, और अभी तक पुलिस ने, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी है, ना अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है और ना ही कोई पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट को हमारे पास कोई भी वो ऐसा संतोषजनक हो रही है। क्या नाम था आपके लड़के का? पूरी क्या घटना थी? मेरे बेटे का नाम था जयप्रकाश था, उसको जेपी बोलते थे। आराम से बोलो, आराम से, बिल्कुल। उम्र 23 साल जमा लड़का था और वो 12 तारीख से लापता। अब पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर दबाव देकर समझौता करवाने का भी आरोप लगाया। जयप्रकाश का शव 15 तारीख को कोसी के पास से बरामद हुआ था। परिजनों की माने तो शव के मिलने के 48 घंटों बाद भी ना तो पुलिस ने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी और ना ही परिजनों द्वारा बताए गए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। हम यहाँ पे आते हैं और ये कह देते हैं हम अपने घर जाओ, हम रिपोर्ट मांगते हैं तो वो कहते हैं कि अभी नहीं होगा, ठीक है जी। और जब हम रिपोर्ट ढूंढते उसको वहाँ पे पहुँचते नहर पे, तो हम नहर में ना मिल के नहर में ना मिल के हमको ये कोसी में जाके एक नाले में पड़ी हुई पुलिस को मिली थी। तो पुलिस में मिलने के बाद हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोली कि भाई थाने वहाँ जाओ, थाने में। तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दे के हमको वहाँ पे मुथरा में भेज दिया सर। तो जब से हम परेशान ही होते डोल रहे हैं, अभी तक ना तो मेडिकल रिपोर्ट मिली है। वहीं इस पूरे मामले में जब थाना अध्यक्ष से बात की गई तो वे इसे मात्र युवक के नहर में डूबने से हुई मौत का मामला बता रहे हैं। हालांकि मामले में सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगी। ये मामला कुछ नहीं, इनका लड़का कोई 12-13 की नाइट में कहीं डूब गया था नहर में। उसके बाद में अब डेड बॉडी मिली है वहाँ कहीं यूपी में, वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वेटिंग में है, वो आ जाती है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी तब तक। चाहे मौत नहर में डूबने से हुई हो या फिर हत्या, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक बाप ने उसका जवान बेटा खो दिया, जो अब वापस नहीं आएगा। फरीदाबाद से रुपेश बंसल के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।